अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर रहमान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। इस लेक्चर में हम क्वार्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल किस लिए यूज़ होते हैं, एक्सेल में किस तरह इसको हम क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और फिर इनसे रिलेटेड होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो कि उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो क्वार्टाइल क्या चीज़ है? ये 3 नंबर्स होते हैं जो कि कोई भी डेटा सेट जो हमें दी जाती है, फॉर एग्जांपल डेटा सेट से यहाँ मतलब स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, या उनके हाइट हो गई, या उनके जो भी पैरामीटर हो, अगर उसका डेटा हम ले ले तो वो हमारे पास डेटा सेट बन जाता है। अगर हम ऐसी 3 नंबर्स फाइंड आउट कर ले जो कि उस डेटा को इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 4 ग्रुप्स में स्प्लिट कर दे, तो उसको हम कहेंगे क्वार्टाइल। अब ये 3 नंबर्स और 4 ग्रुप्स, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कुछ नंबर्स है, 1 to 11 नंबर्स है, ये हमारे पास डेटा सेट है। ये कुछ भी हो सकते हैं। ये जो स्टूडेंट्स जो है बॉल पॉइंट लेते हैं उसकी तादाद है, या कोई भी ये फिगर, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनको अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहे तो एक 3 के ऊपर हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक 6 के ऊपर, एक 9 के ऊपर। तो 9 से अबाव 6 और 9 के दरमियान दूसरा, और 3 और 6 के दरमियान तीसरा, और 1 to 3, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। हर पार्ट में हमारे पास 2 नंबर्स आ जाते हैं। अब इस जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट वो पॉइंट जहाँ पे ये इस डेटा सेट को पहले 25% के ऊपर स्प्लिट करता है, उसको लोअर क्वार्टाइल या Q1 कहते हैं। और जो नेक्स्ट इसको 50% पे डिवाइड कर देते हैं, उसको मिडल क्वार्टाइल, या ये इसको मीडियन भी कहते हैं, और रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको Q2 से। और जो 75% पे स्प्लिट लगा लेता है तो उसको Q3 यानी अपर क्वार्टाइल कहते हैं। तो अब ये रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 25% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, Q2 जो है वो 50% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और Q3 ये 75% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी लिहाज से अगर हम जब परसेंटेज के लिहाज से अगर हम देखें तो Q1 को हम 25th परसेंटाइल भी कहते हैं, और Q2 जो कि 50% है तो उसको 50th परसेंटाइल कहते हैं। Q3 ये 75% है तो ये 75 परसेंटाइल है। अब इस डेटा सेट में मिनिमम वैल्यू भी इसको 0th परसेंटाइल कहते हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको 100 परसेंटाइल कहते हैं। तो ये 3 नंबर्स है जिसने डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन 3 नंबर्स को हम क्वार्टाइल कहते हैं। अब ये क्वार्टाइल जो है ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो Q1 के लिए n+1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 सेम फार्मूला है, लेकिन क्वार्टाइल 1 को 1/4, 2 को 2/4, और 3 को 3/4। और इससे जो हमें आउटपुट मिलेगा वही नंबर, वही टर्म होगा। उस टर्म के जगह जो भी वैल्यू होगी फिर वही उस लोअर क्वार्टाइल, मिडल क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की वैल्यू होगी। यहाँ पे इस फार्मूला में जो n है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ इनपुट्स है, हम कितना डेटा ले रहे हैं। अगर 100 स्टूडेंट है हमारे पास क्लास में, उनके मार्क्स के हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करना चाहते हैं, परसेंटाइल में उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास 100 होगी। अब ये क्वार्टाइल जो है ये हम फार्मूला तो दिया गया है, लेकिन अब कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कि हम एक डेटा सेट के लिए क्वार्टाइल को कैलकुलेट कर सकेंगे? 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप डेटा, जो भी डेटा आपको दिया गया है, स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, तो उसको असेंडिंग आर्डर में लिख दो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू में उसको लिख दो, अरेंज कर दो। दूसरा पॉइंट ये है कि उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कट्स लगा दो। लेकिन ये कट्स कैसे
हम इशू ये है कि ये कट्स जो है ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो जो पिछले स्लाइड में इस क्वार्टाइल का फार्मूला है उससे हम ये कट फाइंड आउट करेंगे और फिर वही जो कट्स है उनको हम क्वार्टाइल कहते हैं। तो ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है। इसको अभी देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 7 वैल्यूज़ है, 7 वैल्यूज़ है। अब पहला स्टेप ये कि इनको असेंडिंग आर्डर में कर दो। असेंडिंग आर्डर में करने के लिए हमने देखा कि लोएस्ट टू हाईएस्ट हमने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप कट्स को कैलकुलेट कर दो। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि कट्स इन्होंने 4, 5 और 7 के ऊपर कट्स लगाए हुए हैं और ये क्वार्टाइल 1, 2 और 3 इनको डिक्लेयर किया गया है। लेकिन ये कट्स कैलकुलेट कैसे हुए हैं? ये कट्स कैलकुलेट करने के लिए जो इसका फार्मूला है वो यूज़ किया गया है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ है। तो 7 को जब हम इस एन की जगह हर जगह पे हम 7 डाल दें और उसको प्लस करके 1 से 4 पे डिवाइड कर दें उसी हिसाब से, तो पहला टर्म हमारे पास जो आ रहा है 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू सेकंड टर्म। अब ये सेकंड जो है ये क्वार्टाइल नहीं है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज़ क्वार्टाइल 1। अब सेकंड पोजीशन में इस सॉर्टेड डेटा में देखूंगा तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है। तो ये 4 मेरे पास फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। इसी तरह दूसरा 4th टर्म आ रहा है, 4th टर्म मेरे पास 5 है तो सेकंड क्वार्टाइल, और इस तरह करते तीसरा क्वार्टाइल का जो पोजीशन है वो 6th पोजीशन पे है। तो 6th पोजीशन पे यहाँ पे 7 है। तो ये हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स जो है ये क्वार्टाइल 1, 2 और 3 जो है कैलकुलेट हो गए। यहाँ पे तो ये सिंपल है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास ये डेटा सेट जो है ये इवन नंबर में हो, यानी तादाद n की वैल्यू इवन हो, तो फिर उस केस में थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी ऑड ऑब्जर्वेशन के ऊपर देखते हैं जो कि पिछला एग्जांपल था, उसी तरह ये भी एग्जांपल है ऑड का। ये हमारे पास वैल्यूज़ है, ये वैल्यू पहले से सॉर्टेड है तो हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्टाइल 1 का फार्मूला डाल के n की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 टोटल नंबर है, डिवाइड करके सेकंड टर्म आ रहा है, सेकंड टर्म हमारे पास 5 है। इस तरह सेकंड क्वार्टाइल में उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे 4th टर्म आता है, 4th टर्म हमारे पास 9 है, और इस तरह 6th टर्म आ जाता है थर्ड क्वार्टाइल का, 6th टर्म हमारे पास 15 है। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल जो है ये कैलकुलेट हो गए। अब ये तो ऑड की सिचुएशन में था। अब इवन की सिचुएशन में हमारे पास जो टर्म की इंडिकेशन क्वार्टाइल से आ जाती है वो हमारे पास होल नंबर में नहीं आती, वो हमारे पास डेसिमल में आ जाती है। तो डेसिमल का मतलब क्या कि वो इन 2 नंबर्स के दरमियान कोई पॉइंट इस तरह होगा जहाँ पे ये क्वार्टाइल लाई करेगा। तो अब ये हमारे पास नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में n की वैल्यू में 10 डाल लेता हूँ तो ये 2.75 5th टर्म आ जाता है। इसको अगर हम पिछली 2 एग्जाम्पल के साथ जहाँ पे ऑड ऑब्जर्वेशन थे उसके साथ अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ जाती थी ये होल नंबर हुआ करती थी। तो होल नंबर में से हम डायरेक्ट इस वैल्यूज़ में इस डेटा सेट में जाके उसको पॉइंट आउट करते थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इस तरह नहीं है। यहाँ पे होल नंबर में होल पार्ट में तो हमारे पास 2 आ रही है। तो 2 का मतलब ये कि ये सेकंड पोजीशन पे वैल्यू तो है ही, लेकिन साथ 75% ये टुवर्ड्स 22 है, यानी सेकंड यानी 2 है, लेकिन आगे भी ये कुछ पोजीशन इस तरह है जहाँ पे ये क्वार्टाइल 1 लाई कर रहा है 0.75। तो ये 0.75 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका इन दोनों के दरमियान कैलकुलेशन जो है उस ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे ये 21 तो है अपने जगह, यानी 2.75 5th टर्म कौन सा आएगा इस डेटा में? तो 21 तो है ही, क्योंकि सेकंड 2 सेकंड। अब ये 21 और 22 के दरमियान गैप कैलकुलेट करते हैं। तो गैप से मीन कि इनके दरमियान कितने नंबर्स हैं? तो 22 और 21 के दरमियान ये तो एक ही गैप है
ये 21 से 2 को माइनस कर दो, हमेशा जो होल नंबर आ जाता है उससे बाद वाले नंबर से पहले वही वाला नंबर माइनस कर दे, और जो इसका पॉइंट वाला सेक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दे। तो इससे 1 आएगा, 1.75 के साथ मल्टीप्लाई होके 0.75 आएगा, 0.75 21 के साथ मल्टीप्लाई ऐड होके 21.75। तो वो नंबर, इसका मतलब ये कि वो इधर ही है, ये 22 के करीब करीब यहाँ पे ये Q1 लाई करेगा। इसी ही तरह Q2 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका पोजीशन भी इसी तरह 5.5 आता है, यानी ये 26 और 30 के दरमियान। तो 26 और 30 के दरमियान जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। 30 से 2 को माइनस कर देंगे, 4 आएगा, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, और 2 को 26 के साथ तो ये 28। तो अब 26 और 30 के दरमियान का जो पॉइंट है वो 28 है। कैसे? यानी इधर अगर मैं इसको सारे नंबर इनके दरमियान जो नंबर है वो लिख दो, 26, 27, 28, 29 और 30, तो 28 उसका इनका मिडल आ जाता है, वो इधर कैलकुलेट हो गया। इसी तरह जो थर्ड क्वार्टाइल है वो 0.25 साथ आ जाता है 8 का, तो 8 तो 59 है, लेकिन 0.25 कैसे कैलकुलेट होगा? 67 से इसको मैं माइनस कर दूंगा और उसको इस 0.25 से मल्टीप्लाई करके और वो 59 के साथ ऐड करके तो 61 आएगा। तो अब ये जो पॉइंट है आपको अभी ये जो एरोज नज़र आ रही है, पहला पॉइंट 22 के करीब करीब है, दूसरा पॉइंट जो है क्वार्टाइल 2 वो इन दोनों के दरमियान है, और तीसरा जो है ये नियर टू 59 है और 57 से दूर यानी 61 है। तो ये इनके वो जो क्वार्टाइल वैल्यूज़ आ गए। इधर अगेन एक और एग्जांपल इवन ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये एग्जांपल था, इस एग्जांपल ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो कट्स को कैलकुलेट करने के लिए अगेन मैं क्वार्टाइल का फार्मूला उठाऊंगा। इसका फार्मूला जब मैं उठाऊंगा तो पहला क्वार्टाइल 2.8 आता है, तो 2.8 हमारे पास 2.8 टर्म, जब इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो वो मेरे पास 3 की वैल्यू आ जाती है, और जो 5.5 के है तो वो मेरे पास ये तो 3 तो इधर ए पॉइंट हो गया। 5.5 जो है वो मेरे पास वो 5.5 आता है, यानी 5 और 6 के दरमियान, और जो 8.28 है वो 7.28। तो वो इधर ये एरो तो 7 को बिल्कुल फोकस कर रहा है, लेकिन ये 7 के बिल्कुल इसी करीब करीब होगा। तो ये इतना करीब है 7 की कि वो थोड़ा नेग्लिजिबल टाइप का है, तो इसलिए 7 के ऊपर जो है एरो लगा दी गई है। इसकी कैलकुलेशन जो है ये जो पिछला हमने देखा स्लाइड, यानी यहाँ पे इसी तरह ये इसकी कैलकुलेशन भी इसी ही तरह होगी। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल्स हो गए। अब एक्सेल में हम क्वार्टाइल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली हम वैल्यूज़ देंगे और एक्सेल हमारे लिए खुद करके देगा। एक्सेल में जो 2007 से ऊपर वाले ऑफिसेस है उसमें क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए 2 फंक्शन यूज़ होते हैं। एक क्वार्टाइल .inc है, उसमें एरे और क्वार्ट ये 2 पैरामीटर लेगा। एरे का मतलब क्या है कि आप कौन से डेटा का ले रहे हो, और क्वार्ट का मीन कि आप क्वार्टाइल 0, 1, 2, 3 या 4 कौन सा वाला आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो क्वार्ट की जगह मैं 0, 1, 2, 3, 4 डालूंगा, और एरे की जगह जो है मैं जितनी भी वैल्यूज़ है उसका लिस्ट में माउस से सेलेक्ट कर दूंगा। अभी मैं आपको शो करा दूंगा कि कैसे होता है। दूसरा जो फंक्शन है quartile.exe, इसमें और INC में क्या फ़र्क है एक्सेल 2007 से जो अबाव ऑफिसेस है एक्सेल है। इसमें क्वार्टाइल नॉर्मली हमारे पास 1, 2 और 3 कंसिडर होते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है डेटा में। तो जो ये quartile.inc है, इसमें ये मिनिमम और मैक्सिमम भी कैलकुलेट हो सकते हैं, और .exe में ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होते। इसमें सिर्फ जो है ये 1, 2 और 3 क्वार्टाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे यह भी देखेंगे। MS Office 97 जो सपोर्ट करता है वो उसमें सिंपल क्वार्टाइल था, उसमें quartile.exe और .inc नहीं था। तो ये जो लोअर वर्जन है ऑफिस के उसकी कंपेटिबिलिटी के लिए ये यूज़ होते हैं। अब मैं ये एक डेटा सेट है, एक एग्जांपल है। ये कस्टमर स्टोर में आके 10 कस्टमर स्टोर में आए हैं और उन्होंने शर्ट परचेज़ की है। इसी हिसाब से
कस्टमर 1 ने 1, 2 ने 3 और 3 ने भी 3 और इसी तरह करते करते अब इनकी क्वार्टाइल जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए अब अगर मैं इस एग्जांपल 1 को कंसिडर कर दूँ तो यहाँ पे ये क्वार्टाइल का मैं इज इक्वल टू एड्रेस बार में मैं इज इक्वल टू quartile.inc डाल दूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से है। ये मेरे पास बी कॉलम में 3 से स्टार्ट हो रही है और बी में ये 12 तक ये जा रही है, ठीक है। तो ये मैं वो रेंज जहाँ पे वो रेंज पिछले एग्जांपल में था कामा, मैं क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 1 डालूँगा तो ये मेरे पास यही क्वार्टाइल 1 की वैल्यू 3.25 मुझे इसके वैल्यू मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। अब 3.25 का क्या मतलब है कि ये वो टर्म है। तो इस डेटा सेट में वो टर्म कौन सा है 1, 2 और 3 तो है लेकिन ये टूवर्ड्स 4.25 गया हुआ है। तो वो जो 0.25 है वो सेक्शन आप कैलकुलेट करोगे, दोनों का गैप आपने इनका कैलकुलेट करना है जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने किया है। इसी तरह ये दूसरे एग्जांपल में भी तो यहाँ पे जब मैं मिनिमम कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे 0 डालूँगा, 1 कैलकुलेट करूँगा क्वार्टाइल 1 तो ये 1 होगा, 2, 3, 4 और मैक्सिमम के लिए मैं 4 डालूँगा। यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल है, स्टूडेंट के असाइनमेंट है, उनके मार्क्स है और उनके क्वार्टाइल जो है ये कैलकुलेट की गई है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका एक्सेल में थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि एक्सेल में इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैं इस फाइल को उठा के यहाँ पे ये एक्सेल फाइल को लेगा और मैंने उसमें से डेटा लेना है। ये मेरे पास जो स्लाइड में मैंने दिए थे 2 एग्जांपल, वो तो ये एग्जांपल सॉल्व है। मैं एक और एग्जांपल 3 उठा लेता हूँ और ये मेरे पास स्टूडेंट ए से जे तक स्टूडेंट है, ये उनके बायोलॉजी टेस्ट के मार्क्स है, इस डेट पे एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम पॉइंट्स जो ग्रेड है वो ये है। अब इनका जो क्वार्टाइल है वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मिनिमम वैल्यू में उनके कैलकुलेट करना चाहूँ और उसके Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, इसी तरह Q3 की वैल्यू और इस इधर मैक्सिमम वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहूँ इस जगह पे तो इस इक्वल टू मैं लिख दूंगा क्वार्टाइल यहाँ पे INC और मैं इस वैल्यू की यहाँ मैं वो रेंज सेलेक्ट कर दूंगा कि इन वैल्यू के मैंने 0 क्वार्टाइल जो है वो कैलकुलेट करनी है, 0 परसेंटाइल। तो ये मेरे पास इसमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट हो गई जो कि 11 है। इसी तरह जब मैं दूसरा करूँगा तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ आसानी के लिए, उसमें वैल्यू चेंज कर दूँगा। दूसरे में मैं सेकंड क्वार्टाइल में मैं उसका फर्स्ट क्वार्टाइल में उसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ, सेकंड क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए मैं उसको 2 कर देता हूँ और थर्ड क्वार्टाइल के लिए मैं उसको 3 कर देता हूँ और फोर्थ क्वार्टाइल के लिए मैं उसको यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की, मैं इसको चेक करता हूँ। अच्छा, ये मैंने पूरा लिस्ट जो है वो मेरा कॉपी नहीं हुआ था, उसको मैं पूरा लिस्ट कर देता हूँ। इसमें भी मैं देखता हूँ कि पूरा लिस्ट हुआ है कि नहीं। ये 2 नंबर्स ऊपर से मिस हुए हैं और नीचे से ये इसमें ये खाली आ गई है, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। और तीसरा जो है उसको भी मैं ये रेंज हमने सही जो है शो करना है और फोर्थ क्वार्टाइल में भी इस तरह ये रेंज गलत हो गया है। ये सिर्फ आपने रेंज को करेक्टली स्पेसिफाई कर देना है। तो ये हमारे पास इनके मिनिमम, मैक्सिमम और टेस्ट के ये मार्क्स अब हमारे पास आ गए हैं। अब इनके इसका मतलब ये कि ये 16 इसका क्वार्टाइल है, इसका 34 है और क्वार्टाइल 3 इसका 52 इसके क्वार्टाइल वैल्यूज़ आ गई।
तो एक्सेल में हम इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया। अच्छा, अब ये क्वार्टाइल हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है हम क्वार्टाइल को यूज़ करने के लिए? तो नॉर्मली जब हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि वो एक सिंगल पॉइंट हमें दे देते हैं और उस सिंगल पॉइंट से हम डेटा को प्रॉपरली समराइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जब डेटा को हमने प्रॉपरली समराइज़ करना है तो हम अगर इसके क्वार्टाइल के ऊपर जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। ये हमारे पास इसके एक एडवांटेज तो ये है क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने की कि हमारे पास बिग नंबर्स है, बिग डेटा सेट है, तो उसमें हमने डेटा को कैसे समराइज़ करना है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर NTS वाले जब एग्ज़ाम लेते हैं, NTS टेस्ट लेते हैं, फिर उनका जो रिज़ल्ट आता है वो कहते हैं कि आपका परसेंटाइल इतना है, ठीक है। तो वो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो 90 नंबर ले लेता है, वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए हुए हैं। ऑल दो वो 90 नंबर तो उसने लिए हुए है, लेकिन ये देखना है कि वो की जो 90 का जो स्कोर है वो उसका परसेंटाइल क्या है, उस 90 स्कोर में उसका परसेंटाइल क्या है। तो वो एक्चुअल पोजीशन उनको बता देता है कि आप टॉप कितनी स्टूडेंट्स में से आते हो, टॉप 75 में आते हो, टॉप 25 में आते हो, टॉप कितने में आते हो। जब तक हमें परसेंटाइल का पता नहीं होता है तो 90 स्कोर से हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इससे कितने परसेंट लोग आगे हैं और कितने परसेंट लोग उनसे कंपटीशन में वो पीछे है। तो इस किस्म के डेटा को समराइज़ करने के लिए क्वार्टाइल को यूज़ किया जा सकता है। और इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि इसमें परसेंटाइल यूज़ होती है, और परसेंटाइल हमें यहाँ पे एक एग्जांपल कि 90th परसेंटाइल, अगर मैं ये कहूँ कि 90 नंबर ले लिए है और कोई दूसरा कहे कि 90th परसेंटाइल है, दोनों में फ़र्क है। 90th परसेंटाइल का मतलब ये है कि द नंबर इज़ हायर देन 90% ऑफ अदर नंबर्स इन द ग्रुप। यानी अगर मेरे मार्क्स की परसेंटाइल 90th है, इसका मतलब ये होगा कि मैं 90% लोगों से, स्टूडेंट से जो है मेरे मार्क्स जो है वो ज़्यादा है। चाहे मैंने नंबर 60 क्यों ना ली हो, लेकिन अगर मेरे नंबर 60 है लेकिन मेरा परसेंटाइल 90th है, तो इट मीन्स कि मैं 90% स्टूडेंट से मैं आगे हूँ। लेकिन अगर मैंने 99 चलो उसको छोड़ दे, इससे ये क्लियर है कि परसेंटाइल जो है क्वार्टाइल हमें परसेंटाइल में कैलकुलेशन करके दे देते हैं, और परसेंटाइल जो है उससे हम प्रॉपरली अपना पोजीशन जो है डेटा में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और जो इसका एडवांटेज है डेटा में आउटलायर को, आउटलायर क्या चीज़ है? आउटलायर ये है कि डेटा के डिस्पर्शन। नॉर्मली मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स मार्क्स लेते हैं, स्टैटिस्टिक के टेस्ट में उन्होंने मार्क्स लिए और सबके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20 8 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 12 तक मेजॉरिटी स्टूडेंट ने नंबर लिए है। लेकिन एक स्टूडेंट इस तरह है कि उसके मार्क्स 19 है और एक स्टूडेंट इस तरह है कि उसके मार्क्स 0 है। तो अब ये बाकी सारी वैल्यू तो वो तो एक सेंट्रल यानी 8 और 12 के दरमियान है, यानी 4 फिगर के दरमियान फ्लक्चुएट हो रही है। लेकिन जो 0 और 19 है ये आउटलायर है। इस केस में आउटलायर मीन कि या तो इस क्लास में ये जो 19 मार्क्स वाला था ये आउटस्टैंडिंग था, तो आउटलायर उसने इस तरह मार्क्स लिया, और 0 मार्क्स वाला वो बिल्कुल जो था वो स्टडी उसकी नहीं थी। तो ये इसको छोड़ के बाकी सब ने सम हाउ सिमिलर मिलते जुलते नंबर लिए। तो इस किस्म के आउटलायर डेटा में से ये जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्वार्टाइल को यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल, एक प्रोफेसर है वो स्टूडेंट के स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट्स में टेस्ट ले लेता है और ग्रेडिंग जब वो 0 to 100 मार्क्स में करता है, 0 to 100 मार्क्स में, अब वो क्या करना चाहता है? वो ये कि जिसने 25% स्टूडेंट है, जिनके पॉइंट्स 25%
है, टॉप 25% है, तो उनको वो कुछ बोनस देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स या कोई कैश अवार्ड या जो भी है बोनस देना चाहते हैं। जो लोअर 25% में है, यानी जिसके लोअर पार्ट पे है 25%, तो उनको वो कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि आप ये रिपीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, यानी इम्प्रूवमेंट के लिए। और जो दरमियान में है, यानी अपर 25 और लोअर 25 के दरमियान में 50% स्टूडेंट्स है, उनको वो एक्स्ट्रा कोई क्रेडिट देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा। तो ये सिचुएशन जो है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये मिसाल के तौर पे वो क्या करेगा, उन मार्क्स के क्वार्टाइल को कैलकुलेट करेगा। क्वार्टाइल मार्क्स की जब उन्होंने कैलकुलेट किए तो उसमें से मिनिमम नंबर जो लिए है वो 55 है, मैक्सिमम 95 है और क्वार्टाइल ये है। अब जब ये क्वार्टाइल है और एक स्टूडेंट का स्कोर आ गया है 73, तो इसका क्या मतलब है? 73 स्कोर का मतलब क्या है? हमने देखना है कि 73 कहाँ पे लाई कर रहा है। ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल में यानी इस क्वार्टाइल में ये लाई कर रहा है, 62 और 75 के दरमियान है, तो ये लोअर 25% है, लोअर 25। और लोअर 25% के लिए उन्होंने क्या देना था? इंस्ट्रक्शन देने थे, और इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे दिए कि इम्प्रूव योर स्किल। और अब जब 89 एक्स बंदे ने स्कोर लिया हुआ है, तो वो किधर है? वो क्वार्टाइल 3 के बाउंड्री से ऊपर, तो इट मीन्स कि टॉप 25 में वो लाई कर रहा है। तो टॉप 25 के लिए वो क्या उनको कुछ बोनस देता है। तो इसी तरह जब हमें इस तरह की सिचुएशन को डील करना हो कि अगर परसेंटेज में हमने देखे कि अगर ये टॉप पर 25 है या मिडल 50 है या लोअर 25% में है यानी परसेंटाइल में, तो उनको हम रिवार्ड्स देंगे, बोनस देंगे, जिस तरह कंपनी वाले भी अपने एम्प्लॉइज़ को दे देते हैं। तो इस केस के लिए किस्म के डेटा के एनालिसिस के लिए हमें क्वार्टाइल्स को यूज़ करना पड़ेगा। अब एक और पैरामीटर भी है जिसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल तो कैलकुलेट हो गए, अब क्वार्टाइल के दरमियान, इंटर क्वार्टाइल यानी मीन क्वार्टाइल के दरमियान जो डिफरेंस है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? इसको Q3 से जो थर्ड क्वार्टाइल है उससे फर्स्ट को कैलकुलेट कर दे, तो ये हमें दरमियान वाला 50% स्प्लिट डेटा का बता देगा। तो वो जो दरमियान में 50% डेटा का स्प्लिट है, यानी स्प्लिट नहीं, 50% डेटा का स्प्रेड, तो वो स्प्रेड हमें ये बता देगा कि ये डेटा क्लोजली इसमें स्प्रेड कितना है, यानी ये इसमें गैप कितना है। तो इस गैप से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डेटा हाईली डिस्पर्स है या ये किसी ख़ास पॉइंट के गिर्द जो है सेंट्रली जो है ये डेटा कुछ पॉइंट्स के इर्द गिर्द पड़ा हुआ है। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आउटलायर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है कि हम एक्सेप्शनल केसेस जो एक्सेप्शनल केसेस मींस कि कुछ गलती से अगर कुछ पॉइंट ऐड हो गई है कि जो नॉर्मल जो ज़्यादा सा डेटा है उसके साथ वो मैच नहीं हो रहा है, तो उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये एक हमारे पास डेटा सेट है, इसका हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे और फिर थर्ड से, तो क्वार्टाइल कैलकुलेशन तो हमने सीखा पहले से, तो इसमें से हम Q1, तो Q1 है 3.5, ये आप ख़ुद कर ले, प्रैक्टिस कर ले कि ये 3.5 कैसे आया है। जो पिछले एग्जांपल्स हमने पढ़े उसको यूज़ करते हुए, और Q3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8.3 है, इनसे माइनस करके 5। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज़ है, इसकी जो वैल्यूज़ है उसका रेंज जो है वो 5 है, ठीक है। अब अब इंटर क्वार्टाइल रेंज ये आउटलायर के लिए कैसे यूज़ हो सकता है? तो आउटलायर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये ठोकी फेंसिस मेथड है, जिसमें हम लोअर क्वार्टाइल आउटलायर हम ये एक वैल्यू ये कैलकुलेट करते हैं और एक वैल्यू ये कैलकुलेट करते हैं, यानी एक बार इसको माइनस करके
Q1 से और दूसरे बार Q3 के साथ कुछ ऐड करके हम ये दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। अब अगर Q3 और Q1 हम देखें तो ये IQR है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो पिछली स्लाइड में हमने देखी। तो आउटलायर वो वैल्यूज़ होंगी जो इससे बिलो होगी और इससे अबाव होगी। तो इसको हम देखेंगे कि अगर डेटा सेट में इस तरह की वैल्यू है तो हम कहेंगे कि इसमें आउटलायर है, नहीं है तो हम कहेंगे कि नहीं है। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पेशेंट के ब्लड प्रेशर है 62, 63 और इसी तरह 81 तक की मुख्तलिफ पेशेंट या एक ही पेशेंट के मुख्तलिफ दिनों के ऑब्ज़र्वेशन है इसके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के। तो यहाँ पे हम आउटलायर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आया इसमें जो 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 नर्स थी या जो केयरटेकर था उसने इस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कोई गलत तो कैलकुलेट नहीं किया है, यानी कोई एक वैल्यू इस तरह जिस पे डॉक्टर को डाउट हो तो वो फिर पूछता है कि यार आपने इसको करेक्टली मेजर किया था या आपसे गलती से हो गया। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू के 120, तो बाकी को अगर हम देखें तो सारी वैल्यूज़ जो है वो क्लूजली एक रेंज में लाई कर रही है, 20 के रेंज में लाई कर रही है, 19 के रेंज में, डिफरेंस के रेंज में लाई कर रही है। लेकिन अगर 120 होगा तो वो इसमें से आउट होगा तो फिर गलती हो सकती है। तो इस गलती को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूले को इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसमें यूज़ हुआ है हम देखेंगे कि आया इसमें है कि नहीं है। तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे है Q1। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, वो आप ख़ुद कर लें जिस तरह हमने पहले कहा। 64 है माइनस 1.5 और ब्रैकेट के Q3 माइनस Q1, तो Q3 77 है और Q1 64 है, इसी कैलकुलेट होके 44.4। और इस तरह जो अपर लिमिट है इस फार्मूला में जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो इससे 96.5 की वैल्यू आ गई। अब इसका क्या मतलब है कि इस डेटा सेट में मिनिमम वैल्यू 44.5 और मैक्सिमम वैल्यू 96.5 तक हो सकती है। अगर इससे कोई वैल्यू ऊपर है या इससे कोई वैल्यू इस डेटा सेट में नीचे है तो इट मीन्स कि इसमें आउटलायर है, अदरवाइज इसमें नहीं है। तो ये अगर हम वैल्यू देखें तो सारी 62 और 81 यानी इन ही रेंज में है। तो इसमें कंक्लूजन हमारा क्या है, हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये वैल्यू सही करेक्ट ली गई है, कोई ऐसे गलत वैल्यू इसमें नहीं है। अच्छा, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मिडल 50% डेटा है वो हमें ये बता देगा कि इस डेटा में आउटलायर है कि नहीं है। अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट हो गई ये 96 और 96.5 और 44.5, अगर ये दोनों वैल्यू far away from the central 50%, then there are probably some outlier in the data. यानी अगर ये वैल्यूज़ ये जो कैलकुलेट हुई हैं ये अगर इन दरमियान जो सेंटर है यानी 77 और 64 के दरमियान जो गैप है 13, इस 13 से ये वैल्यू बहुत ऊपर नीचे हो तो हम कहेंगे कि इसमें आउटलायर है, सब आउटलायर इन द डेटा, अदरवाइज कोई आउटलायर नहीं होगी। अब ये यहाँ पे जो हमने कंटेंट्स पढ़ाने थे वो ख़त्म हो गए। अब होम प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने ये देखना है, ये एग्जांपल है और आपको कहते हैं कि क्वार्टाइल कैलकुलेट कर दो। ये एक और एग्जांपल है कि एक कपड़े की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपनी एम्प्लॉइज़ को बोनस देना चाहते हैं। वो जो सेल करते हैं तो उनके सेल के हिसाब से कि जो टॉप 25% में जिनके एम्प्लॉइज़ आ रही है जिन्होंने अच्छी सेल आउट की है तो उनको वो 25% बोनस $25 पर क्लॉथ देगा, कंपनी देगी। तो ये टॉप 25 मीन Q3
और जो लोअर 25% है यानी Q1 अच्छा ग्रेटर देन Q1 बट लेस देन Q2 तो उनको $18 और जो मिडल में है यानी मिडल वन ग्रेटर देन मिडल वन बट लेस देन Q3 तो उनको 20 यानी टॉप को 25 मिडल को 20 और लोअर को $18 पर क्लॉथ वो बोनस देंगे। तो अब मैनेजमेंट वाले डेटा 10 दिन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और इस 10 दिन के डेटा की एक एवरेज ले रही है उनके एम्प्लॉइज़ की और फिर यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्वार्टाइल फार्मूला को यूज़ करके आप उनके रिवार्ड स्ट्रक्चर को बिल्ड कर दो। रिवार्ड स्ट्रक्चर मींस कि इसमें से कितने स्प्लिट कौन सी वैल्यू होगी जिससे ऊपर $25 मिलेंगी, जिसके दरमियान 20 मिलेंगे और जिसके दरमियान 18। तो इस स्ट्रक्चर को कैलकुलेट कर दो और फिर अगर एक एम्प्लाई का जो एवरेज सेल है वो 76 क्लॉथ है तो उनको कितना बोनस मिलेगा, कितने $। तो ये आपने ये हैंड्स दिए गए हैं, इसको यूज़ करके इस URL को भी आप यूज़ कर सकते हो और आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल है मार्क्स के स्टूडेंट के प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है, उसमें जो टॉप 25% स्टूडेंट है उनको रिवार्ड देते हैं, जो दरमियान में मिडल वाले हैं उनको एडवाइस करते हैं और जो लोअर है उनको कहते हैं कि जो 25% का आपने कोर्स को रिपीट करना है। तो अब एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर 63 है, तो अब आपने ये फाइंड आउट कर देना है कि उनको रिवार्ड मिलेगा या उनको कुछ एडवाइस मिलेगा या उनको कोचिंग एकेडमी की तरफ से कहा जाएगा कि आपने इसको कोर्स को रिपीट कर देना है। तो ये भी आपने कैलकुलेट करना है और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।